प्रोफेसर फ्रैंक शेलनबर्गर ने असाइनमेंट दिया। उस असाइनमेंट का नाम था कि इमेजिन अ क्रेजी आइडिया एंड डिफेंड इट विद डाटा एंड शो अस व्हाई द वर्ल्ड शुड केयर। फिल ने स्टैटिस्टिक जमा किया, जैसे कि उसने पर यूनिट कॉस्ट देखी, ड्यूटी चार्जेस देखी, शिपिंग टाइमलाइन देखे और फिर उन सभी को एक डिटेल रिसर्च पेपर का टाइटल बना लिया। और जापान के एग्जीक्यूटिव को शक हुआ कि फिल जो है उनका यूएस एक्सपेंशन स्लो कर रहे हैं या फिर मार्जिन को हाइड कर रहे हैं। उसने एक बोल्ड बेट लगाया एनबीए रूकी माइकल जॉर्डन पर। ओरेगन की एक उम्मीद भरी सुबह जब विलेमेट रिवर के किनारे एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम फिल नाइट था, वो अपने रनिंग शूज की लेसेस को खींचते हुए एक बात सोचता है कि क्या मैं अपनी जो दौड़ है उसके पैशन को कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं इसे पैसा कमा पाऊं। उस दिन जो है हल्की हल्की ठंड थी और धीमी धीमी बारिश की बूंदें हो रही थी जो उसके गालों को छू रही थी। उन्होंने उसके मन में एक अजीब सा जोश जगा दिया और फिर कैसे इसी सोच ने बनाई एक 7 लाख करोड़ की कंपनी जो हर साल लगभग 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है शू डॉग, जिसे लिखा है फिल नाइट ने। ये एक बुक समरी वीडियो है, पर आगे बढ़ने से पहले अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है और इसमें आपको पूरी जर्नी देखने को मिलेगी नाइकी बिजनेस की। तो फिल के लिए रनिंग बस एक स्पोर्ट नहीं था, बल्कि एक मेडिटेटिव क्रिया थी, यानी मेडिटेटिव एक्टिविटी थी, जहां हर स्ट्राइड उसे खुद से मिलवाता था। उसके साथ जो दौड़ने वाले दोस्त थे उनके लिए शायद वो सिर्फ एक कार्डियो दिख रहा होगा, लेकिन फिल को हर फुटफॉल में बिजनेस की रिदम एक झलक नजर आ रही थी, एक रिदम जो उसके फ्यूचर ब्रांड नाइकी का हार्ट बीट बनने वाली थी। कॉलेज कैंपस की पाथवेज पर जब वो दौड़ता था तो उसके दिमाग में दुनिया भर के क्वेश्चन घूमते रहते थे। और एक सेमिनार हुआ था स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप का। तो इस सेमिनार ने उस जो रेस्टलेस एनर्जी थी ना, वो जोश था, उसको एक दिशा दे दी। प्रोफेसर फ्रैंक शेलनबर्गर ने असाइनमेंट दिया। उस असाइनमेंट का नाम था कि इमेजिन अ क्रेजी आइडिया एंड डिफेंड इट विद डाटा एंड शो अस व्हाई द वर्ल्ड शुड केयर। इसका टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें आपको क्रेजी आइडिया बताना था जिसके ऊपर आपको डेटा लिख के देना था कि क्यों ये काम करेगा। इसके लिए फिल ने लाइब्रेरी में घुस गया वो, और जर्मन फर्म जैसे कि एडिडास और पूमा के एनुअल रिपोर्ट्स उन्होंने खोली, उनकी मार्केट, उनकी डोमिनेंस को देखा, और उसने फिर अलग नजरिया अपनाया। उसने देखा कि जापान जहां पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी ने एक नया बेंचमार्क सेट किया था, उसने ओनित्सुका टाइगर के प्रोटोटाइप्स देखे जिनके सोल जर्मन शूज से ज्यादा लाइट वेट थे। फिल ने स्टैटिस्टिक जमा किया, जैसे कि उसने पर यूनिट कॉस्ट देखी, ड्यूटी चार्जेस देखी, शिपिंग टाइमलाइन देखे और फिर उन सभी को एक डिटेल रिसर्च पेपर का टाइटल बना लिया कि कैन जापानीज रनिंग शूज चैलेंज द जर्मन जगरनॉट। जब उसने क्लास के सामने ऑडिटोरियम में ये पेपर जो है पेश किया तो पूरे ऑडिटोरियम में बस खामोशी छाई हुई थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी को कोई तारीफ की आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हूटिंग कुछ नहीं, बस उबासियां लेने की आवाज आ रही थी। पर फिल को वो जो खामोशी थी वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल लग रही थी। उसने महसूस किया कि अगर आइडिया समझ नहीं आ रहा तो शायद वो आइडिया सच में डिसरप्टिव है। तो स्टैनफोर्ड के असाइनमेंट के बाद फिल ने डिसाइड किया कि वो अपनी थ्योरी को ग्राउंड रियलिटी पे टेस्ट करेगा। उस टाइम पर उसके पास सेविंग ज्यादा नहीं थी, पर उसने अपने सीपीए जॉब से थोड़े पैसे जमा किए, कुछ म्यूचुअल फंड इंटर्नशिप की कमाई जोड़ी और एयरलाइन टिकट बुक कर ली 1 वे की सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो जापान का। 1962 का जापान कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से परे एक इंडस्ट्रियस लैब की तरह फूल रहा था। फिल के हाथ में एक सेकंड हैंड ब्रीफकेस था जिसमें उसने खुद का टाइप किया हुआ प्रपोजल लेकर आया था और वो पहुंच गया सीधा ओनित्सुके के कोबे हेडक्वार्टर पे। तो रिसेप्शनिस्ट ने जब पहले देखा कि इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो उन्होंने पोलाइटली बोला उनसे कि आप चले जाओ, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा कोशिश की, बार बार मिन्नतें की, तब जाके फिल का जो अमेरिकन एक्सेंट था और एथलीट की तरह कॉन्फिडेंस स्टेंस देखकर मैनेजर ने इवेंचुअली उसको मिलने के लिए बुला लिया। तो बोर्ड रूम में एक साइड पर थे टटामी मैट्स, दूसरी तरफ थे टीक वुड के टेबल और बीच में फिल नाइट खड़े थे। ये सीन उसके लिए ड्रीम से कम नहीं था। उसने डिटेल में वहां उनको समझाया कि अमेरिका में कैसे जॉगिंग का जो क्रेज है वो बढ़ रहा है और कैसे जो रनिंग क्लब्स हैं और कॉलेज कैंपसेस हैं वहां तक ये चीजें फैल रही हैं और कैसे लाइट वेट शूज और सस्ते शूज मार्केट में एक बड़ा गैप फिल कर सकते हैं। तो ओनित्सुका के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने एक दो टेक्निकल और सवाल पूछे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, कस्टम ड्यूटीज क्या रहेंगी, रिटेल मार्कअप क्या रहेगा। फिल ने सबका आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया और मीटिंग के अंत में उन्होंने 200 पेयर टाइगर शूज का जो ट्रायल कंसाइनमेंट ऑफर था वो फिल को दे दिया। साथ ही एक टेंटेटिव एक्सक्लूसिविटी क्लॉज भी जोड़ दिया।
जब फिल यूएस वापस आए तो उसके पास सूटकेस में सिर्फ एक सैंपल शूज नहीं था, बल्कि एक नई पहचान भी थी। अब वो इंपोर्टर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे और एंटरप्रेन्योर थे। उसने पोर्टलैंड के एयरपोर्ट में पार्किंग लॉट में अपनी खड़ी प्लायमाउथ वैलिएंट के ट्रंक को मिनी वेयर हाउस बना दिया। यहाँ से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नॉन ग्लैमरस शुरुआत हुई। वीकडेज में वो सीपीए फॉर्म में लेजर बैलेंस करते थे और वीकेंड्स और इवनिंग में लोकल ट्रैक मीट पर शू बॉक्सेस बेचते थे। तो ओरेगन डक्स का जो कोच थे वो है बिल बोवरमैन, जो रनिंग फॉर्म और गियर इनोवेशन के लिए मशहूर थे। फिल के मेंटोर बन गए वो। बोवरमैन को शूज डायसेक्ट करना, सोल्स को रेजर से स्लाइस करके कुशनिंग टेस्ट करना और अपनी वाइफ की वेफल आयरन में रबड़ मेल्ट करके एक्सपेरिमेंटल थ्रेड बनाना बहुत पसंद था। तो फिल ने देखा कि जो बोवरमैन का ऑब्सेशन है प्रोडक्ट की परफेक्शन को एक वो नई ऊंचाई तक लेके जा सकता है। दोनों ने मिलकर एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप साइन की, जिसमें बोवरमैन डिजाइन और एथलीट क्रेडिबिलिटी लाते थे और फिल सेल्स और लॉजिस्टिक हैंडल करते थे। जो अर्ली उनके सेल्स हुए वो काफी मोडेस्ट थे, लेकिन हर पेयर जो कॉलेज एथलीट खरीदता था वो एक वॉकिंग बिलबोर्ड बन जाता था। यानी कि वर्ड ऑफ माउथ का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से फिल ने रियलाइज किया कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ पोस्टर और न्यूज़पेपर एड्स तक सीमित नहीं है। उनको चाहिए कि ब्रांड को एक इमोशन की तरफ फील करना जरूरी है, यानी कि लोग जब उस ब्रांड को देखें तो उनके अंदर एक फील आना चाहिए। उसने ट्रैक मीट पे फ्री ट्राई ऑन इंट्रोड्यूस किए, लोकल रनर्स को प्रोटोटाइप डोनेट किए और उनके टेस्टिमोनियल को न्यूज़पेपर में छापा। ये गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये लो बजट थी पर काफी इंपैक्टफुल थी। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी के एकेडमिक पेपर्स जैसे कि केविन केलर का जो मेमोरी एंड ब्रांड रिकॉल मॉडल फिल के डेस्क पर स्टेबल बन गए। उसने समझा कि अगर एक एथलीट शू पहनते वक्त विक्ट्री फील करता है, यानी कि उसे कुछ अचीवमेंट वाला फील होता है, तो ब्रांड जो है वो खुद ब खुद बिकने लग जाएगा। पर कहानी यहाँ पे लीनियर नहीं थी। 1960s के लेट डेकेड तक ओनित्सुका ने ब्लू रिबन की ग्रोथ नोटिस की और जापान के एग्जीक्यूटिव को शक हुआ कि फिल जो है उनका यूएस एक्सपेंशन स्लो कर रहे हैं या फिर मार्जिन को हाइड कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना शुरू किया, जो एक्सक्लूसिविटी ब्रीच का इंडिकेटर था। फिल को पता चला तो उसके अंदर का जो मैराथनर था वो अलर्ट हो गया। ओनित्सुका को रोकने के लिए उसने अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक्सपर्ट से कंसल्ट किया और समझा कि अगर वो खुद का एक ब्रांड बना ले, खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर दे, तो वो लीगल लेवरेज जो है वो उनके पास आ जाएगा। यहीं से नाइकी का कंसेप्शन शुरू हुआ। कॉलिन डेविडसन, एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट, को उन्होंने डॉम हॉलवे में रोका और बोला कि मुझे एक सिंपल सा स्पीड एम्बॉडी करने वाला सिंबल चाहिए। कैलन ने कुछ स्केचेस बनाए और एक कर्वी सा स्केच मार्क जैसा शूश बना दिया, जो कि फिल को बहुत पसंद आया और उसकी फीस थी सिर्फ $35। किसी ने उस टाइम पर सोचा भी नहीं था कि ये जो डूडल है वो एक दिन $1 ट्रिलियन की इक्विटी बन जाएगा। और 1971 की वो रात जब फिल ने पहली बार नाइकी नाम रबड़ में स्टैम्प किया तो उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि जो ओनित्सुका से कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्प्यूट पेंडिंग था। अगर लॉ सूट उसके खिलाफ जाता तो नाइकी जन्म लेते ही खत्म हो सकता था। पर रिस्क का जो एड्रेनलिन रश था वो उसकी दौड़ को और फ्यूल कर गया। नाइकी कॉटेज बोवरमैन की वेफल सोल और फुल स्ट्रेंथ मिड सोल कुशनिंग के साथ लॉन्च हुआ। डिजाइन जो है वो एस्थेटिकली मिनिमल रखा गया और परफॉर्मेंस वाइज मैक्सिमम था। एथलीट जैसे कि स्टीव पी फॉन्टेन ने इस शू को नेशनल मीट में पहना। उनके अग्रेसिव रेसिंग स्टाइल ने नाइकी को रिबेलियन और ग्रिड का पोस्टर चाइल्ड बना दिया। फिल की मार्केटिंग फिलॉसफी इवॉल्व हुई, जैसे कि स्टोरी टेलिंग जो है फ्रंट और सेंटर में होनी चाहिए। नेशनल मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिखे जाते थे कि रीडर को फील हो कि वो एक रेस के जो लास्ट 100 मीटर की दौड़ होती है ना, उसको देख रहा हो। फिल ने रिसर्च से सीखा कि जो हाई अरोजल नैरेटिव हैं वो मेमोरी रिटेंशन बढ़ा देते हैं। तो हर एड कॉपी में उसने वर्ब्स को एक्शन पैक्ड बनाया, जैसे कि टीयर, सर्ज, ब्रेक। ये सब कैंपस पोस्टर में स्लोगन बन गए। तो कैंपस पोस्टर का जो पहला स्लोगन था ना वो था देयर इज नो फिनिश लाइन, और बाद में बना जस्ट डू इट। तो 1970s के ऑयल क्राइसिस और इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद नाइकी का जो रेवेन्यू था वो हॉकी स्टिक की तरह शूट हुआ, क्योंकि ब्रांड ने कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि एक पर्पस भी दिया। पर कहानी की जो हर ट्रेजेक्टरी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहा। ओनित्सुका वर्सेस नाइकी लॉ सूट हुआ 1974 में और डिपोजिशन, एफिडेविट और टेंस क्रॉस एग्जामिनेशन ने फिल के जो पेशेंस है उसको टेस्ट जरूर किया। पर बैंकर जो कि पहले से ही इन्वेंट्री फाइनेंसिंग पर स्केप्टिकल थे, अब वो कंजर्वेटिव हो गए थे। कैश फ्लो क्रंच ने फिल को फोर्स किया कि वो क्रिएटिविटी को और लेके आए। उसने इन्वेंट्री फ्यूचर मॉडल सोचा, यानी कि अपफ्रंट में कस्टमर जो है वो प्री ऑर्डर करके एथलेटिक क्लब कॉन्ट्रैक्ट, जिससे वर्किंग कैपिटल जनरेट हो। ये कॉन्सेप्ट आज के जो सास की प्री सेल जैसा लग रहा है,
लेकिन 1970s में मैन्युफैक्चरिंग में काफी रेयर था। तो कोर्ट ने फाइनली नाइकी के पक्ष में ही डिसीजन लिया और ओनित्सुका को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का गिल्टी ठहराया गया और सेटलमेंट का पैसा नाइकी के R&D में लैब में गया, जहां एयर कुशनिंग टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स को सिक्योर किए गए। तो 1980 तक नाइकी जो है यूएस के जो रनिंग शू मार्केट है उसमें नंबर 1 पे था। फिल ने रियलाइज किया कि जो पब्लिक मार्केट की लिक्विडिटी ही ग्लोबल ड्रीम्स को फंड कर सकती है। तो आईपीओ के दिन वॉल स्ट्रीट ट्रेडर को नाइकी एक एजी वेस्ट कोस्ट अपस्टार्ट लगा, पर जैसे ही बेल बजी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया $300 मिलियन क्रॉस कर गया। फिल ने फर्स्ट टाइम अपनी सैलरी तक विड्रॉ की, पर उसने अपनी अभी भी लाइफस्टाइल को मॉडेस्ट रखा क्योंकि उसकी नजर अब यूरोप और एशिया मार्केट के स्टेडियम पे थी। आईपीओ के बाद लॉजिस्टिक बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने छोटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स एक्वायर की, जिससे शिपिंग लीड टाइम जो है वो 3 हफ्ते से घटकर सिर्फ 1 हफ्ता हो गया। मर्जर इंटीग्रेशन में फिल हैंड्स ऑन रहा। वेयरहाउसेस में फॉकलिफ्ट के बीच चलते हुए वर्कर से पूछते थे कि कैसा फील होता है जब आप क्रेट लिफ्ट करते हो और लेबल से वो चिपक जाता है। तो ऑपरेशनल डिटेल में इमर्जन ही उसकी लीडरशिप की सिग्नेचर मूव था। तो 1984 का जो लॉस एंजलिस का ओलंपिक हुआ था, जहां नाइकी के स्पाइक्स और ट्रेनर पोडियम पे चमक रहे थे, एक कल्चरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। फिल ने देखा कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की रीच जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसने एक बोल्ड बेट लगाया एनबीए रूकी माइकल जॉर्डन पर। कन्वर्स और एडिडास भी जॉर्डन को चेस कर रहे थे, पर नाइकी ने उससे को क्रिएशन का प्रॉमिस किया, सिर्फ एंडोर्समेंट नहीं। एयर जॉर्डन 1 बनाने के लिए नाइकी डिजाइनर ने बास्केटबॉल स्पेसिफिक एंकल सपोर्ट, बोल्ड रेड ब्लैक कलरवे और एयर सोल यूनिट इंट्रोड्यूस किया। एनबीए कमिश्नर ने शू को यूनिफॉर्म वायलेशन कहकर फाइन किया, पर फिल ने कहा कि हम फाइन पे करेंगे। तो हर गेम और हर बार फाइन भरते थे क्योंकि कंट्रोवर्सी ने क्यूरियोसिटी को वायरल कर दिया था। सेल चार्ट पर नाइकी रॉकेट की तरह उड़ रहा था। जॉर्डन की हैंड टाइम इमेजरी ने ब्रांड को कोर्ट से स्ट्रीट कल्चर तक यूनिवर्सल बना दिया। पर 1990s में ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट सामने आए। लेबर एक्टिविस्ट ने साउथ ईस्ट एशियन फैक्ट्रीज के लो वेजेस और वर्किंग कंडीशन को हाईलाइट किया। फिर जो हमेशा ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी की बात करता था, पब्लिक स्क्रूटिनी में आ गए। तो इनिशियल डिनायल की जगह उसने इंट्रोस्पेक्शन चूज किया, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमीशन किए, मिनिमम वेजेस गाइडलाइन रिवाइज किए और एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल पे रिसर्च करना शुरू किया। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल ने नाइकी के CSR टर्न अराउंड को टेक्स्ट बुक पिवट कहा, क्योंकि ब्रांड ने सप्लाई चेन को कंप्लायंस से एक्सीलेंस तक ट्रांसफॉर्म किया था। फिल ने एम्प्लॉयज को टाउन हॉल मीटिंग में कहा कि हमारी दौड़ सिर्फ प्रॉफिट की फिनिश लाइन तक नहीं है, बल्कि इस वैल्यूज की भी है। तो ये स्टेटमेंट इन्वेस्टर के लिए था रीअश्योरेंस और एम्प्लॉयज के लिए था मॉरल कंपास। सन 2000 की शुरुआत में टेक्नोलॉजी और डिजाइन का कन्वर्जेंस हुआ। नाइकी शॉक्स और फिर फ्लाईनेट जैसी इनोवेशन ने मटेरियल साइंस को एस्थेटिक से जोड़ा। फिर जो अब चेयरमैन रोल में थे, बोर्ड मीटिंग में प्रोटोटाइप्स को टेबल पर रखकर मिड सोल फ्लैट्स टेस्ट करते थे। डिजिटल एज में आते ही नाइकी प्लस रनिंग ऐप लॉन्च हुआ, जहां डाटा एनालिटिक्स से रनर की एवरी मील को ट्रैक किया गया। फिल ने कहा कि डाटा इज द न्यू कोच। एकेडमिक जर्नल्स ने नोट किया कि नाइकी ने प्रोडक्ट से इकोसिस्टम की तरफ एक लीप लिया है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिटी, सब एक होलिस्टिक ब्रांड एक्सपीरियंस में फ्यूज हुआ। 2016 में जब फिल ने अपनी मेमोयर शू डॉग पब्लिश की, तो दुनिया को पता चला कि सक्सेस की चमक के पीछे स्लीपलेस नाइट है, बैंक के रिजेक्शन है और सेल्फ डाउट का घनेरा अंधेरा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा शू डॉग बुक समरी, जिसे लिखा था फिल नाइट ने। इसमें हमने जाना नाइकी की शुरुआत कैसे हुई और एक छोटा सा बच्चा जो कॉलेज स्टूडेंट था, जब वो दौड़ रहा था, वहां से लेके उस सोच से नाइकी के सपने तक कैसे कैसे चीजें हुई। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।